बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। आज की वीडियो पेपर प्लानिंग के हवाले से, स्टडी प्लान बनाने के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम होने वाली हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को। अगर आपको ये नहीं मालूम कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, हम इनसे किस तरह मदद ले सकते हैं और किस तरह इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। A to Z सारा आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की मदद से पेपर के लिए बेहतरीन तैयारी की जा सकती है। एक बात याद रखें कि ये टाइम अब बहुत एडवांस हो चुका है। अब एक बच्चे के जो स्कोर होते हैं, उन स्कोर में उसका 60 से 70% सिर्फ स्टडी से ताल्लुक़ होता है। बाकी 30% उसके जो स्कोर होते हैं उनका ताल्लुक़ उसकी प्लानिंग से होता है, उसकी स्ट्रेटजीज से होता है। अब बहुत सारे स्टडी प्लान चल रहे होते हैं। पेपर से एक महीना पहले, पेपर से एक हफ्ते पहले क्या प्लान है, वन नाइट बिफोर पेपर क्या प्लान है, पेपर वाले दिन मॉर्निंग के वक्त क्या प्लान है, और पेपर देने जब जाएं तो उसका भी एक प्लान होता है, किस प्लान से, किस तरीके से, किस तरतीब से पेपर को सॉल्व करना है। तो इन तरीक़ों को, इस प्लानिंग को आप इस्तेमाल करके अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इंशाल्लाह वक्तन वक्तन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो पेपर के लिए बेहतरीन तैयारी करने के लिए, बेहतरीन स्टडी प्लान बनाने के लिए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन समझ जाएंगे और बहुत आसानी से आप अपने बोर्ड की वेबसाइट से वो डाउनलोड करके अपनी तैयारी जो है आप कर सकते हैं। मैं आपको टिप्स जो हैं वो बताऊंगा। मैं अपनी बात बहुत सिंपल और बहुत आसान करके आपको समझाता हूँ। मैं कुछ मिसालें देता हूँ। मिसाल इस तरह दे देता हूँ, मेरे साथ दो दोस्त हैं, दो भाई हैं। एक हैं अनम और दूसरे हैं सन। ठीक है, अनम और सनम ये दो भाई हैं, दो दोस्त हैं, ये पेपर दे रहे हैं। अच्छा, हमारा जो पेपर होता है ये पेपर 3 सेक्शंस में होता है। इसमें होते हैं सेक्शन ए, इसमें होता है सेक्शन बी और इसमें होते हैं सेक्शन सी। ठीक है, हम सिर्फ सेक्शन बी जो है इसकी बात कर लेते हैं। दो दोस्त हैं, अनम है, सनम हैं, दोनों जो है पेपर देने गए हैं। तो सनम भाई जो है हमारा, इसने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से मदद नहीं ली है, और जो अनम भाई हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से ली है। अब सेक्शन बी में फॉर एग्जाम्पल 13 सवालात जो हैं, 13 सवालात दिए हुए हैं और इसमें से 10 सवालात जो हैं इनके जवाबात आपने देने हैं, अटेम्प्ट आपने करने। फॉर एग्जांपल आपके अपने पेपर पैटर्न के मुताबिक ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब जो सनम भाई हैं, अब ये जो 13 क्वेश्चन आए हैं ना, 13 क्वेश्चन, तो ये जो सनम भाई हैं इसको 13 में से 13 आंसर्स आते हैं। 13 में से 13 सवालों के जवाब जो हैं ये लिख सकते हैं। जो अनम भाई है ना, ये 13 में से सिर्फ 10 सवालों के जवाबात जो हैं ये लिख सकते हैं। 3 सवालात ऐसे हैं जिसके जवाबात लिखने की इनकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई स्टडी इतनी ज़्यादा नहीं है। अब बज़ाहिर तो सनम भाई हमें आगे लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने मेहनत ज़्यादा की है। इनको पूरा पेपर में जितने सवालात हैं वो इनको आते हैं, इनको 3 सवालात नहीं आते। लेकिन जब पेपर सॉल्व होता है, पेपर सॉल्व करने के बाद ये जो अनम भाई है इसके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि इसने ये जो 10 सवालात हैं ये बेहतरीन तरीके के साथ लिखे हैं। और सनम भाई ने 13 में से 10 सवालात तो लिखे हैं, वो जो 3 एक्स्ट्रा सवाल इसको आते थे वो इसकी मेहनत जो है थोड़ी सी ज़ाया हो गई। तो वो 10 सवालात इसने लिखे हैं तो वो इतने बेहतर नहीं लिख सका जितने बेहतर इसने लिखे हैं, क्योंकि इसने अपना टाइम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया था स्टडी करते हुए। तो जो 10 सवाल इसको आते थे वो बहुत परफेक्ट आते थे, और इसको इसने जो टाइम इन 10 सवाल तैयार करने में दिया था, इसका वो टाइम अगले 3 सवालात को तैयार करने में जो है लग चुका था। तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से किस तरह ये जो है इन्होंने फ़ायदा उठाया है। अब मैं आपको थोड़ा मज़ीद अपनी बात जो है आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
देखें मेरे पास जिस तरह हमने कहा है कि हमारे पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अच्छा, जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए में सिर्फ MCQ टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में हमारे पास RR की होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जिसको हम आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में शॉर्ट क्वेश्चन कह लेते हैं। सेक्शन सी में हमारे पास एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं, यानी इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ आपने मुख्तसर जवाब देना होता है, रिस्ट्रिक्टेड आंसर देना होता है। यहाँ एक्सटेंडेड जो है आपने तफसीली जवाब जो है यहाँ पर देना होता है। तो इनको हम लॉन्ग क्वेश्चन कह देते हैं, इनको शॉर्ट क्वेश्चन कह देते हैं। फ़र्ज़ करें हम बायोलॉजी का पेपर जो है इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और इस बायोलॉजी के पेपर में टोटल 9 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है। इस तरह होते होते 9 चैप्टर्स जो हैं बायोलॉजी के कोर्स में हैं। इन 9 चैप्टर्स में से सेक्शन ए भी आएगा, सेक्शन बी भी आएगा, सेक्शन सी भी आएगा। अब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस हमें बताता है कि कौन से चैप्टर में से कितना पोर्शन जो है इन सेक्शन का आ रहा है। मैं थोड़ी और मिसाल देता हूँ। मेरे पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मुझे बताएगा कि जो चैप्टर 2 है इसमें से कितने MCQs आएंगे, कितने जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और कितने जो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से आएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से पता चल जाती हैं। अब हम इस चीज़ से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? देखें, अब मैंने 9 चैप्टर तैयार करने हैं, तो मैं 9 चैप्टर में क्या करूँगा? मैं चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक हर चैप्टर के MCQs भी प्रिपेयर करूँगा, हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी प्रिपेयर करके उसके आंसर प्रिपेयर करूँगा, हर चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स भी प्रिपेयर करूँगा, डायग्राम वगैरह जो है उनकी प्रैक्टिस जो है वो भी मैं कर लूँगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर जो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स है तो हमें अक्सर डायग्राम जो है वहाँ बनाना होता है। अब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मुझे बता रहा है कि जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में से जो MCQs हैं वो नहीं आएगा, MCQ नहीं आएगा। तो जब मैं तैयारी कर रहा हूं तो मैं चैप्टर 3 के MCQs की तैयारी नहीं करूंगा। 150 MCQs में बनाऊंगा उस चैप्टर के, लेकिन चैप्टर 3 के जो MCQs उसकी जगह मैं चैप्टर 4 के MCQs तैयार करूंगा। अगर मैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन देखे बगैर तैयारी करता हूं तो मैं अपने 100-150 MCQs इसके तैयार कर लूँगा, उसका मुझे फ़ायदा तो होगा, लेकिन पेपर में इसमें से एक MCQ भी नहीं आएगा। तो इस तरह मुझे जो है तो मेरा टाइम जो है थोड़ा सा ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो चैप्टर 9 है और चैप्टर 8 है, इन दोनों में जो हैं एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये नहीं आएंगे। तो जब मैं तैयारी कर रहा हूं तो मैं चैप्टर 7 तक जो है लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करूंगा, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 की मैं स्टडी करूंगा। तो इसमें मैं सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इनकी तैयारी करूंगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो मैं इनकी जो है तैयारी उसमें से नहीं करूंगा। तो ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हमें ये चीज़ें बताती हैं, ठीक है। तो इससे मुझे तैयारी करने में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट की, किस चैप्टर की किन चीज़ों को मैंने ज़्यादा कवर करना है और किन चीज़ों को मैंने कम कवर करना है। एक और जो हमारी अहम हेल्प होती है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस में, वो ये होती है कि बहुत से बच्चे जब स्टडी शुरू करते हैं तो पानी सर से गुजर चुका होता है, तो फिर वो करते हैं कि कुछ चैप्टर्स को छोड़ देते हैं। देखिए, हमारे पास जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी, हमारे पास अक्सर पेपर्स में 40% तक चॉइस होती है। ये मैं किसी स्पेसिफिक बोर्ड या किसी स्पेसिफिक क्लास के बात नहीं कर रहा, मैं हर एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, बोर्ड के एग्ज़ाम के अलावा भी एग्ज़ाम हो, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करो आप उसके टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन लाजमी देखो, ठीक है। तो अक्सर पेपर्स में 40% तक चॉइस हमें होती है। तो उस चॉइस से फ़ायदा उठाने के लिए हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो हैं उनसे मदद लेंगे।
फॉर एग्जांपल मेरा एक पेपर है और उसमें देखो मेरे सेक्शन बी में 12 सवाल दिए हुए हैं और उसमें से मैंने सिर्फ 9 सवाल करने हैं, तो इसका मतलब है 25% मेरे पास जो है चॉइस है। तो अब इसी तरह मैं इस चॉइस का फ़ायदा किस तरह उठाऊँगा? तो इस चॉइस से फ़ायदा उठाने के लिए अक्सर बच्चे क्या कहते हैं कि भाई 40% तो चॉइस है, ये 2 चैप्टर छोड़ दो जी। अक्सर आखिरी चैप्टर को छोड़ देते हैं, जी ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं गा, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं गा, इन्हें छट दो, इस तरह हो जाते हैं। ये काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है। अब मैं चैप्टर 2 और 3 में से किसी एक चैप्टर को स्किप करना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, ताकि इस चॉइस जो है इससे मैं फ़ायदा उठा लूँ। याद रखो चैप्टर स्किप करोगे तो सिर्फ पेपर सॉल्व करने के लिए, वैसे स्किप नहीं करना, पेपर से थोड़ा एडवांटेज लेने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस चैप्टर को देखो ही नहीं, तो आपने आगे एंट्री टेस्ट भी देना है, तो आपने स्टडी हर चीज़ की करनी है, ठीक है। लेकिन पेपर को सॉल्व करने के लिए इन चैप्टर को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस पे बात होती है ना, तो उन चैप्टर्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैं चैप्टर 2 और 3 में से कोई एक चैप्टर है उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ यार चैप्टर 2 तो ज़रा मुश्किल भी है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, चैप्टर 3 मेरे लिए आसान भी है, तो चलो 2 को छोड़ दो और 3 के जो है वो जो 2 में जो टाइम लगाना है वो टाइम 3 को दे देती हैं। अब मसला ये हुआ है, मैंने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन नहीं देखे थे। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन देखो तो उसमें पता चल रहा है कि चैप्टर 2 में से 2 MCQs आ रहे हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट जो है, ठीक है, वो 4-5 मार्क्स का पार्ट होता है, तो 1 ही आ रहा है। तो 2 नंबर ये हो गए, 8 नंबर ये हो गए और 5 नंबर ये हो गए, यानी टोटल 15 मार्क्स जो हैं मेरे चैप्टर नंबर 2 में से आ रहे हैं। और जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से सिर्फ 1 MCQ आ रहा है और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। एक हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये मेरे साथ बिल्कुल नहीं है। तो अब अगर मैं चॉइस से फ़ायदा उठाने के लिए इस चैप्टर को स्किप करके इसकी तैयारी कर देता हूँ तो मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार दिया। यह चैप्टर नंबर 8 है, इसमें से सिर्फ 1 MCQ आ रहा है और मैं इसको फुल कवर कर लेता हूँ, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार कर लेता हूँ, इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी तैयार कर लेता हूँ और चैप्टर 2 जो इतना अहम चैप्टर है इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो हमें बताएगी कि आपने चॉइस का फ़ायदा उठाने के लिए कोई चीज़ स्किप करनी है, किसी चीज़ पे कम जोर देना है, तो वो आप उसके लिए यहाँ जो है आप देख सकते हैं। तो इसी तरह ये हमें ये बताएगी कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, जिस तरह चैप्टर 2 है तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि मेरे 15 मार्क्स जो हैं चैप्टर 2 में से जो हैं वो आ रहे हैं, चैप्टर 8 में से सिर्फ मेरा 1 मार्क्स आ रहा है, तो मैंने इस चैप्टर के सिर्फ MCQs तैयार करने हैं। इन चैप्टर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है तो इन चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैंने तैयार नहीं करना। तो उम्मीद है आपको थोड़ी सा आइडिया हो गया होगा। अब आप किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक़ है, आपने वेबसाइट से टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डाउनलोड करना है, उसको देख लें। अच्छा मैं इस तरह करूँगा, मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं पेशावर बोर्ड के, उन्होंने उनके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन जो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो तैयार किए हैं, तो वो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। आप उस वीडियो को देख लें, उस वीडियो को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा और उसके बाद आप जो हैं अपने बोर्ड की वेबसाइट से टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डाउनलोड कर लें और उसकी स्टडी कर लें। तो इसके लिए ठीक इंशाल्लाह इस वीडियो के अपलोड होने के 1-2 रोज़ बाद मैं वो वीडियोस अपलोड कर दूंगा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हर सब्जेक्ट की। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सब वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन पर क्लिक करके जो है आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। अच्छा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में सिर्फ यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी कुछ मज़ीद कहानी बाकी है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हमें 2 मज़ीद चीज़ें जो हैं वो भी बता देते हैं। एक हमारे साथ होता है डिफ़िकल्टी लेवल और एक हमारे साथ होता है कॉग्निटिव लेवल। डिफ़िकल्टी लेवल यानी पेपर कितना टफ होगा, कितना मुश्किल होगा। देखें हमारे पास मुख्तलिफ़ लेवल के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं लाहौर में, कुछ कराची में, इस्लामाबाद में बड़ी एकेडमी में पढ़ रहे हैं, बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। इसके मुकाबले में कुछ विलेजेस में, जबकि ज़्यादातर गांव के देहात के बच्चे होते हैं, तो उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है थोड़ा सा कम होता है। तो हमने एक ऐसा पेपर बनाना होता है जो उनको भी थोड़ा एडवांटेज दे सके। तो इसमें डिफ़िकल्टी लेवल हमें बताता है पेपर कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो हमारे पास 3 किस्म के सवाल होते हैं।
एक इजी होते हैं, एक मॉडरेट होते हैं और एक डिफ़िकल्ट मुश्किल सवाल होते हैं। ठीक है, तो ये हमें डिफ़िकल्टी लेवल में हमें बता देगा कि कितने सवाल जो हैं, यानी सेक्शन बी में आपके पास अगर 13 या 14 एमसीक्यूज़ हैं, 10 एमसीक्यूज़ आपने करने हैं, तो उसमें से कितने एमसीक्यूज़ आसान होंगे, कितने एमसीक्यूज़ ज़रा दरमियाने होंगे और कितने एमसीक्यूज़ जो हैं या कितने शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मुश्किल होंगे। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर आसान होगा या डिफ़िकल्ट होगा। इसके अलावा जो हमारे पास ज़्यादातर ये हो जाता है कि डिफ़िकल्टी लेवल में कुछ पोर्शन 25% ईज़ी रखा जाता है, 25% डिफ़िकल्ट रखा जाता है और जो 50% है वो मुतदल रखा जाता है। लेकिन जो चॉइस होती है, तो चॉइस को इस्तेमाल करके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं आप उनको स्किप करके इजी और जो दरमियानी लेवल के जो होते हैं उन सवालों को आप अटेम्प्ट करके अपना पेपर आगे ले जा सकते हैं। एक और चीज़ बहुत अहम है, वो हमारे साथ होती है कॉग्निटिव लेवल। कॉग्निटिव लेवल में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं नॉलेज बेस, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग बेस, और तीसरा होता है एप्लीकेशन बेस। ये आपको कॉग्निटिव लेवल ये बता देगा कि आपके जो पेपर में जितने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं या जितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें नॉलेज बेस कितने, अंडरस्टैंडिंग बेस कितने, एप्लीकेशन बेस कितने हैं। नॉलेज बेस वो चीज़ होती है जिसको आपने रट्टा लगाना होता है, जिसको आपने याद करना होता है। सेल इज़ डिस्कवर्ड बाय, ये सेल है तो ये किसने डिस्कवर किया, तो उसका नेम जो है वो आपने देना होगा। मैं जो सारा जो के साथ बयान कर रहा हूँ, तो मेरे नज़र में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, इन ये जो साइंस सब्जेक्ट हैं इनके जहन में रख के मैं बात कर रहा हूँ। उर्दू और इस्लामियात का जो किस्सा है वो थोड़ा सा अलग होता है, तो वो फिर मैं अलग से जब उनका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन अपलोड करूँगा तो वो मैं वहाँ पर डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, तो नॉलेज बेस हमारे साथ होता है जो चीज़ ज़ुबानी याद करनी होती है कि न्यूक्लियस हो गया या इलेक्ट्रॉन हो गया, किसने डिस्कवर किया था, किस साल जो है डिस्कवर हुआ था, या हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो बेलमर सीरीज़ होती है, जो लेमन सीरीज़ होती है, इनमें कौन से वगैरह कलर होते हैं, कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है, वगैरह वगैरह जो हैं, ये चीज़ें जो होती हैं, ये ऐसे सवालात नॉलेज बेस में आते हैं। दूसरा अंडरस्टैंडिंग बेस जो है, ये कॉन्सेप्चुअल सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं। वाई, हाउ, वाई इवापोरेशन अफेक्ट कूलिंग, इवापोरेशन क्यों जो है ये कूलिंग का अफेक्ट कर रही है, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे साथ फिर अंडरस्टैंडिंग में आती हैं। गिव रीज़न आपने देनी होती है, और एक एप्लीकेशन बेस हो जाते हैं, जैसे हाइपर प्रोसेस हो गया या हमारे पास दीगर हो गए, अप्लाई करके हम मुख्तलिफ जो हैं इंडस्ट्रीज लेवल पर जो है हम मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई करके आगे ले आते हैं। यानी जो नॉलेज आपने सीखी है उसको अप्लाई करके आप कहाँ ले जा सकते हैं, तो इसको फिर एप्लीकेशन बेस कहते हैं। तो हमारा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हमें ये बता देता है कि नॉलेज बेस कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कितने एमसीक्यू नॉलेज बेस होंगे, कितने अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे, कितने एप्लीकेशन बेस होंगे। तो उस हिसाब से फिर हमने तैयारी करनी होती है। यानी अगर मेरे पेपर में नॉलेज बेस सिर्फ एक एमसीक्यू आ रहा है, तो मैं हर चैप्टर के 100, 150 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं नॉलेज बेस एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कम रखूंगा, अंडरस्टैंडिंग बेस एमसीक्यूज़ जो हैं इनकी प्रैक्टिस में ज़्यादा रखूंगा, और एप्लीकेशन बेस है इनकी प्रैक्टिस में जितना उसका परसेंटेज होगा उस हिसाब से मैं एमसीक्यूज़ तैयार करूंगा, उस हिसाब से मैं शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करूंगा। तो उम्मीद है आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अगली वीडियो में मैं पेशावर बोर्ड के केमिस्ट्री के पेपर का टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आपके लिए अपलोड करूंगा, तो आप लोग वहाँ उस वीडियो को देख लें और अपने बोर्ड के जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है अपने बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, और उसको आप उसके साथ कंपेयर कर लें। परसेंटेज और डिफरेंट होंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, तो इससे आप बहुत आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड की जाए, मज़ीद स्टडी प्लान, लेसन प्लान जो है वो आप लोगों के लिए एक बाकायदा पेपर की पूरी प्लानिंग जो है वो आप लोगों के लिए शेयर की जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके जब कमेंट्स आएंगे, डिमांड आएंगी, तो वो चीज़ें आपको इस चैनल से सीखने को मिलेंगी, जो एकेडमी में आप हज़ारों लाखों रुपए फीस दे के सीखते हैं, इस चैनल से इंशाल्लाह आपको फ्री में वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, अगर मौका मिला था हमें।
नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।